जय हिंद साथियों, मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार 17 दिसंबर को होने वाली एमपीपीएससी प्री की तैयारी में जुड़े होंगे। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत तनाव में भी होंगे, तो तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जहां पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की एक श्रृंखला। इस एमसीक्यूज़ की श्रृंखला में आपको पॉलिटी, आयोग, एमपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, तमाम वो चीज़ें जो आपके एमपीपीएससी प्री में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज़ की श्रृंखला देखने को मिल रही है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पॉलिटी। पॉलिटी में आपके प्री में एक छोटा सा टॉपिक है संविधान सभा, तो आज हम उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए एमपीपीएससी प्री 2023 संविधान सभा एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एमसीक्यूज़ का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया। ठीक, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950 और डी 26 जनवरी 1950। तो फटाफट कमेंट्स में आप अपने आंसर्स दीजिएगा। हम जानते हैं कि ये वाला आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहा है उसके लिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 26 नवंबर 1949। राइट आंसर इसका क्या है, 26 नवंबर 1949। चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो डेट हो जाती है वो हो जाती है एक 26 नवंबर 1949 और एक हो जाती है 26 जनवरी 1950। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन आता है कि संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। जबकि यदि हम बात करें कि संविधान को हस्ताक्षरित अंगीकार, संविधान को हस्ताक्षरित अंगीकार, अपनाया, इसी के अलावा वर्ड आएगा स्वीकृत, ये सारे। ठीक, ये सारे अगर वर्ड आते हैं क्वेश्चन में कि संविधान को कब अंगीकार किया गया, संविधान को कब हस्ताक्षरित किया गया, संविधान को कब अपनाया गया और संविधान को कब स्वीकृत किया गया या संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो इसके लिए दोस्तों डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949। बाकी यदि ये पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ तो इसके लिए डेट याद रखना है 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा, हमने डाला था संविधान सभा के विदेशी स्रोत। तो उसमें कुछ बच्चे मुझसे पर्सनली बोल रहे थे कि सर अभी समय बहुत कम है, हमें डिटेल में न जाके टू द पॉइंट्स पढ़ाइए। तो आज की इस वीडियो में एमसीक्यूज़ में हम टू द पॉइंट्स चल रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट्स का मतलब ये नहीं केवल आंसर बता के आगे बढ़ जाना है, कुछ ऑप्शंस पे हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए पहला देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन ये है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम की विशेषता थी। जो प्रांतों में डायरकी लागू की गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है, ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन आए तो क्या लगाना है हमको 1919, और केंद्र में द्वैत शासन आ जाए तो हमें क्या लगाना है 1935। हम बात कर लें भारत शासन अधिनियम 1909 की, जिसको हम माल्य मिंटो सुधार कहते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे चुनाव करवाना। ठीक, भारत शासन अधिनियम में 1919 में हमें ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी, बहुत सारी उसकी विशेषताएं थी, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन प्रांतों से हटाकर कहाँ लगा दिया गया, केंद्र में लगा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। 13 दिसंबर 1947, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1946। चलिए फटाफट इसमें कमेंट्स करिएगा, कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को
कब स्वीकार किया गया? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 हम सब जानते हैं कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इन्होंने पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक, जिसको सहमति कब मिली? सभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। ये इस क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीकार किया गया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चों अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब स्वीकार किया, ना कि ये पूछ रहा है कि कब इसको पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कुछ बुक्स में ध्यान दीजिएगा कि 22 जनवरी 1946 भी दिया है तो वो मिसप्रिंट हो गया होगा, क्योंकि 1946 के दिसंबर में यदि पेश हो रहा है तो स्वीकृत पीछे जाके कैसे होगा? जनवरी 1946 में। वो क्या होगा? 22 जनवरी 1947। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में शामिल महिलाएं और उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आप सब जानते हैं कि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। लेकिन 15 महिलाएं थी, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। तो इस क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि जो महिलाएं हैं वो तो वो थी, उनके क्षेत्र जो हैं उसमें से कौन सा असत्य है? जैसे ऑप्शन ए, राजकुमार अमृता कौर उत्तर प्रदेश से, हंसा मेहता बॉम्बे से, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप पढ़ें, इस बार की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन आप देखते जाइए। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजकुमार अमृता कौर। क्योंकि राजकुमार अमृता कौर कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी? मध्य प्रांत से। कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी दोस्तों? मध्य प्रांत से। बाकी हंसा मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी से, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से और विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की तर्ज पर संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन ये हमने किस देश के तर्ज पर किया? मतलब हमसे पहले भी कहीं किसी देश में हुआ होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। फटाफट कमेंट्स में आप अपने आंसर दीजिएगा। फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर से दोस्तों फ्रांस। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसका राइट आंसर हो गया फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, आईएएस के एग्जाम्स में शायद 2006 में ये पूछा गया है। इसको थोड़ा समझिएगा कि जो संविधान सभा में चुनाव हुए थे वो उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में आए थे वो किस क्षेत्र से आए थे? पश्चिम बंगाल, या इसको हम कह सकते हैं बंगाल। ठीक है, बंगाल, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी, फिर मध्य भारत, फिर पंजाब। तो यदि क्वेश्चंस को देखते हुए हम इसका आंसर टिक करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव हुए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होके आए थे। लेकिन आप देखते हैं इतिहास में हमने देखा है 3 जून योजना, 3 जून योजना, ठीक है, 3 जून योजना या इसी को हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये कब आई थी? ये आई थी 3 जून 1947, ठीक। जबकि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक। 1946 में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए उस समय भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में नहीं हुआ था। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत या 3 जून योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन हुआ, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो जो बंगाल है, ठीक, जो बंगाल है तो बंगाल का पूर्वी हिस्सा, ठीक, बंगाल का पूर्वी भाग कहाँ आ गया? बंगाल का पूर्वी भाग आ गया भारत में, ठीक। और बंगाल का जो पश्चिमी वाला भाग था वो कहाँ चला गया? जो आज बांग्लादेश है, ठीक, पश्चिमी भाग में, ठीक। तो जो बंगाल से प्रेसिडेंसी से ये जब जीते थे और माउंटबेटन के द्वारा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बंगाल का वो हिस्सा जहाँ से ये निर्वाचित होके आए थे वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो अब इनकी सीट क्या हो गई? रिक्त हो गई। जब इनकी सीट रिक्त हो गई तो ध्यान दीजिएगा, जब इनकी सीट रिक्त हो गई तो बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकार, नाम ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के M.R. जयकार को क्या दिलवाया गया? त्यागपत्र दिलवाया गया, ठीक, त्यागपत्र दिलाया गया। अब ये सीट क्या हो गई? रिक्त। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः यहाँ से क्या करवाया गया? निर्वाचित करवाया गया। और इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने रहे। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ था भारत में जिसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ? तो आप सब जानते हैं कि जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव है, ठीक, वो अगस्त 1946 में आया, ठीक। लॉर्ड लिलिथगो इस समय, अगस्त 1940 में आया। इस समय जो लॉर्ड वो थे वो कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो, ठीक। इसमें भी भारतीयों को एक दिलासा दिया गया कि भाई हम संविधान सभा आपके लिए बना लेने देंगे और कंडीशंस रखी, ठीक, जिस आप देखते हैं। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया 1942 को आया। इसमें भी लुभावने वादे दिए गए भारतीयों को, ठीक। एक्चुअल में 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देख के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों ने इंग्लैंड पे दबाव बनाया कि अब आप भारत को स्वतंत्रता दे दीजिएगा ताकि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी तरीके से शामिल हो सके, ठीक। तो इस समय जो युद्ध मंत्री थे क्रिप्स, इनके डेलीगेशन लेके आई है भारत और इन्होंने भी कुछ वादे किए, ठीक। तो इसको भी क्या है, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। आप पढ़े होंगे कि भाई इसको पीडीसी चेक कहा है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, नेहरू जी ने इनके बारे में स्टेटमेंट दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में, किया है एक ऐसी बैंक का चेक है जो शीघ्र ही बंद होने वाला है। फिर इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी। एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को एक डेलीगेशन के साथ भेजा जो आया 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी। तो इस तरीके से यदि हम क्वेश्चंस को देखें कि भाई संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, तो संविधान सभा के गठन का आधार क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वप्रथम किसने अभिभाषण दिया या किसने स्पीच दी? मतलब जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है तो सबसे पहले सभा को संबोधन किसने किया? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
और आचार्य JB कृपलानी। ठीक, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं, कमेंट्स में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। चलिए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने संविधान सभा को थोड़ा सा डीप में पढ़ा होगा वो इसका आंसर इजीली दे पाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बैठक में सबसे पहले संबोधन किया, उसके बाद तो फिर और भी सदस्यों ने किया। चलिए, फिर अगला, संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा असत्य है। ब्रिटिश प्रांतों से कुल 282 सदस्य थे, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे और उपयुक्त सभी। ये आपका कमेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, पेशेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे, एकदम सही आंसर जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ए, ब्रिटिश प्रांतों से कुल 282 सदस्य थे। यदि हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा में जो कुल मेंबर थे वो थे 389 में, ठीक, 292 और 4 और 96, 292 4 और 93, ठीक है। तो 292 जो मेंबर थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से, ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से थे। ये जो 4 थे ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, और जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। जो 93 थे वो कहाँ से थे? देसी रियासतों के। इसके अलावा यदि हम बात करें तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी वो कितनी थी? 15 थी। जो SC के मेंबर थे वो कितने थे? 26। और जो ST के सदस्य थे वो कितने थे? 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ब्रिटिश प्रांतों से कुल 282 सदस्य थे, स्टेटमेंट ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़िए और समझिए कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, ठीक, इसको समझिएगा, प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, BN राव, BR अम्बेडकर या लॉर्ड माउंटबेटन? कमेंट्स करके आप अपना आंसर्स बताएं कि इसके प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इतना ध्यान रखना है आपको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना का आधार बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? फर्स्ट 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर पुट कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा, ठीक है, पहली बैठक तो हम जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये प्रारंभ करते हैं, तो याद कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को मानी जाती है। ठीक, फिर संविधान सभा की जो कुल बैठक है, संविधान सभा की जो कुल बैठक हैं वो कितनी हुई? 12 हुई। ठीक, फिर संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी, ध्यान रखना दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था, वो संविधान सभा की 11वीं क्या थी? बैठक थी। इसके बाद संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य पुनः एक बार 24 जनवरी 1950 को इकट्ठे होते हैं, जो क्या होती है? 12वीं बैठक होती है। ठीक, ये कौन सी बैठक होती है? 12वीं बैठक। ठीक, इस बैठक की यदि हम बात करें तो इस बैठक में संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसमें वो डेट है नहीं, 24 जनवरी 1950, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? अभी अपन ने देखा संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई। यदि हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 को, और यदि हम बात करें लास्ट, तो लास्ट कब हुई? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। ठीक, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की क्या हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक, प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक, यदि हम बात करें प्रारूप समिति की, बात करते हैं हम प्रारूप समिति की। ठीक, तो प्रारूप समिति को ध्यान रखिएगा कि संविधान का मूल प्रारूप, संविधान का मूल प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का मूल प्रारूप बी.एन. राव ने किया था। फिर इसको नए प्रारूप बनाने हेतु क्या हुआ? नए प्रारूप बनाने के लिए इसमें 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। एक 7 सदस्यीय समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। एक 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसका मूल रूप से जो काम है वो क्या था? बी.एन. राव द्वारा संविधान के जो प्रारूप को तैयार किया गया था उसको
वास्तविक रूप देना, उसको नए प्रारूप में कन्वर्ट करना। 7 सदस्यीय ये टीम थी, ठीक। 29 अगस्त 1947 को यदि हम बात करें तो इस समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति मानी जाती है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके अलावा के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक, अल्लादी मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, इस टाइप के 7 सदस्य थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखें। संविधान सभा में संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभा के सदस्यों को चुना गया था। जो हम बात करें 389, उसमें से मेंबर्स कैसे चुने गए थे? तो यदि हम बात करें इन ऑप्शंस के हिसाब से, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यदि हम संविधान सभा के निर्वाचन की बात करें, ठीक है, सभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, सदस्यों के निर्वाचन की बात करें, तो कुछ बेसिक जानकारी है कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, ठीक। फिर इसमें यदि हम बात करें तो 3 समुदाय बहुत प्रमुख रूप से थे, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख, एक सामान्य, मुस्लिम और सिख, ठीक। अब इनका चुनाव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से होता है, ठीक। इनका जो चुनाव था वो 2 तरीके से होता है, एक ब्रिटिश प्रांत के सदस्य और एक देसी रियासतों के सदस्य, ठीक है, देसी रियासतों के सदस्य। इनकी संख्या कितनी थी? देसी रियासतों के सदस्य की संख्या थी 93 और इनकी कितनी थी? 296, मतलब 292 प्लस 292 प्लस 4। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में देखा कि कुल इसके 389 मेंबर थे, जिसमें 292 कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से। तो ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे उनको प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा 3 कॉन्सेप्ट पे चुना गया था। एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, और तीसरा जो था, जो हम राष्ट्रपति में पढ़ते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इन तीनों के द्वारा क्या किया था? निर्वाचन किया था। इसके अलावा यदि देसी रियासतों से सदस्यों का वो देखा जाए तो यहाँ पे रियासत के जो प्रमुख थे, ठीक, रियासत के प्रमुख द्वारा सदस्यों का क्या किया गया था? चयन किया गया था। सदस्यों का क्या किया गया था? चयन, मतलब मनोनयन। क्या किया गया था? मनोनयन। इसलिए संविधान सभा के बारे में क्या बोला जाता है कि संविधान सभा अंशतः निर्वाचित थी और अंशतः मनोनीत थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत के जो 296 मेंबर थे उनका निर्वाचन हुआ था, जबकि देसी रियासतों के जो 93 मेंबर्स थे उनको मनोनीत किया जाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो इसका राइट आंसर आपने क्या देख लिया? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन रहा? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन रहा? इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन रहा। फटाफट इसमें क्या करिएगा? आप आंसर करिएगा, ठीक, फटाफट इसमें आंसर करिएगा। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। ठीक, सरदार पटेल। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यदि हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर को आप सभी जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो हैं वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से कथन संविधान सभा के संबंध में असत्य हैं? ठीक, जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए बेटा, पहले आराम से उसको पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे ही आप क्रॉस कर लीजिएगा कि कौन से असत्य हैं। या इसका एक तरीका ये कि अगर आपको सत्य पता है तो पहले वो टिक कर लें। ठीक, जैसे यदि हम बात करें कि वह अंशतः मनोनीत एवं अंशतः निर्वाचित थी, ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, क्योंकि उसमें कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, बहुत सारे दल थे, तो बहुदलीय निकाय थी। ठीक, फिर वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अभी हमने देखा कि संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे उनको प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाना था, और उसकी हमने 3 अभी वो भी लिखी थी कि क्या क्या वो थी। एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व और तीसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, फिर वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। यदि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी तो देश की प्रत्येक जनता उस पर वोट करती। ठीक, लेकिन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक, तो राइट क्वेश्चन क्या था? कौन से कथन संविधान सभा के संबंध में असत्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रांतों से सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में प्रांतों से सदस्यों का चुनाव हुआ। जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनयन, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निर्वाचन। ठीक, अब ऑप्शन देखने में आपको ये लग रहा होगा कि भाई रियासतों के प्रमुख द्वारा भी अभी बताया था कि मनोनयन हुआ है, और विधानसभाओं द्वारा भी बताया था कि निर्वाचन हुआ। ठीक, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में आपको क्या चीज़, आप वहाँ भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, क्या पूछा है? प्रांतों से। ठीक, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 3 प्रकार के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। एक ब्रिटिश प्रांत, एक देसी रियासत और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जो कि ब्रिटिश प्रांत का ही एक पार्ट था। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में प्रांतों से सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब आप अपना आंसर दीजिएगा, और आई होप कि आप सभी से अब इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो प्रांतों से जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? प्रांतों से सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हुआ था। ठीक, यदि यहाँ पे आ जाता संविधान सभा में देसी रियासतों से सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो ऑप्शन हो जाता आपका बी, रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनयन। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसका था? ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी। इन 4 में से ये किसने कहा था कि भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो गठन का उद्देश्य था वो उस भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ये बोला था कि यदि भारत को स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर दिया जाना चाहिए? भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में संविधान का 3य वाचन कब प्रारंभ होता है? ये थोड़ा सा
फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 14 नवंबर 1946, 14 नवंबर 1947, 14 नवंबर 1948 या 14 नवंबर 1949। तो संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन, ठीक, संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको पहले समझते हैं कि जो 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में, 3 वाचन में यदि हम बात करें तो जो संविधान सभा का प्रथम वाचन होता है, जो संविधान सभा का प्रथम वाचन होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक, ठीक। फिर इसके बाद संविधान सभा का जो द्वितीय वाचन होता है, संविधान सभा का जो द्वितीय वाचन होता है उसकी भी डेट आपको याद रखना है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तीसरा वाचन होता है, तृतीय वाचन, ठीक है, तृतीय वाचन जो होता है, तृतीय वाचन को ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक, ये इसका तृतीय वाचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर 1949। प्रारंभ की बात हुई है कि कब प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नवंबर 1949, ठीक, 14 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर अगर हम देखें तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब केवल 5 दिन, केवल क्या हुआ, 5 दिन, ठीक। इस दिन सभा में क्या हुआ, तो इस दिन सभा में नए प्रारूप को, जो प्रारूप समिति द्वारा बनाया गया था, नए प्रारूप को पेश किया गया था, ठीक। साथ ही साथ पहली बार संविधान को क्या किया गया दोस्तों, पहली बार संविधान को पढ़ा गया, ठीक, इस दिन। फिर द्वितीय वाचन में क्या हुआ, द्वितीय वाचन में संविधान सभा के संदर्भ में लगभग 7,653 संशोधन आए, लगभग 7,653 संशोधन आए। और तृतीय वाचन में क्या हुआ, तृतीय वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक दस्तावेज पेश किया जिसका नाम क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड by the assembly be passed, ठीक। थोड़ा सा अंदर की जानकारी है, प्री के हिसाब से आप बस केवल ये रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आपको पढ़ते जाना है। यदि पूछ लिया जाए कि भाई तीसरा वाचन कब हुआ था, तो तीसरा वाचन हमने क्या देखा कि तीसरा वाचन जो हुआ वो कब हुआ, 14 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। जबकि यदि हम देखें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी ने संविधान सभा की पहली बैठक में पहली बार प्रथम संबोधन करने वाले व्यक्ति थे
आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उस टाइम तो 1 या 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है, स्वतंत्र भारत का मतलब है 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? अभी हमने जो भी क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन दी है, व्याख्या की है, उसमें ये नाम आया था, ठीक है। और इसी प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित होती है। तो ऑप्शंस क्या हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, BN राव और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ध्यान रखिएगा, संविधान, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, या इसी को हम क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का मूल पाठ, प्रथम प्रारूप या मूल पाठ किसने तैयार किया था, BN राव ने, ठीक। इसी मूल पाठ को नए प्रारूप में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, प्रारूप समिति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विस्काउंट या ग्रेनविले ऑस्टिन। इसका राइट आंसर्स बताइए, किसका ये स्टेटमेंट है। मतलब जब हम संविधान सभा को व्याख्या डिटेल्ड में पढ़ते हैं तो संविधान सभा की आलोचना के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस आलोचना के पॉइंट से ये फैक्ट निकल के आते हैं। तो इसका राइट आंसर्स बताइएगा। इसका राइट आंसर्स क्या है, डी, ग्रेनविले इंग्लैंड ऑस्टिन, ठीक, ग्रेनविले ऑस्टिन्स। और इनके बारे में बता दें कि ये इंग्लैंड के संविधान विशेषज्ञ हैं। ये इंग्लैंड के क्या हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, इंग्लैंड के संविधान विशेषज्ञ। तो संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका था, ये ग्रेनविले ऑस्टिन का था। नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट। ये सब जब संविधान सभा बनी, संविधान बना रही थी, तो उसकी आलोचना भी तो होगी ना देश भर में और विदेश में। तो ये सब क्या है, ये आलोचना के पॉइंट्स में से क्वेश्चंस निकले हैं जो मैंने खुद बनाए हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपकी प्री में बन सकते हैं कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा। तो इसका राइट आंसर्स क्या होगा, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट इसका राइट आंसर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में लगभग कितना समय लिया? ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, मुझे भी लगता है कि बहुत कम बच्चों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन ये फैक्ट है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में, कौन सा अपना प्रारूप, जो BN राव द्वारा मूल प्रारूप था उसको नए प्रारूप में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, प्रारूप समिति के। और तो प्रारूप समिति ने मूल पाठ से नए प्रारूप कन्वर्ट करने में कितना समय लिया? तो लगभग, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6 माह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 6 माह। ठीक, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह के MCQs को लेकर हम लगातार आएंगे। और अभी जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके बाद आयोग है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर करेंट्स है, फिर कंप्यूटर्स है, फिर ज्योग्राफी है, इस टाइप के क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए, क्योंकि आपका समय भी बहुत बहुमूल्य है और काफ़ी कम समय बचा है प्री के लिए। तो इसी तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs के लिए हमसे जुड़े रहिए। अब मैं राम गोस्वामी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।